नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली स्पेस फ्लाइट की बात करने वाले हैं जो शुरू तो हुई थी एक बिल्कुल आम रूटीन टेस्ट के तौर पर देखते ही देखते महीनों लंबी एक जटिल समस्या बन गई। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर बोइंग स्टारलाइनर के इस मिशन में वहां स्पेस में चल क्या रहा है। इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात इन नंबर्स में छुपी है। असल में नासा और बोइंग का ये क्रू फ्लाइट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का होना तय था, एक छोटा सा टेस्ट मिशन। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, ये 8 दिन बदलकर 8 महीने के लंबे सफर में तब्दील हो चुके हैं। सोचिए, कोई बस एक हफ्ते की ट्रिप के हिसाब से कपड़े पैक करके जाए और 8 महीने तक वापस ही ना आ पाए। बिल्कुल यही स्थिति है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी मुसीबत में तो कोई भी घबरा जाए, पर जो 2 लोग वहां फंसे हैं वो कोई नए सीखार्थी नहीं हैं। वो नासा के बेहद काबिल और अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं। कमांडर बैरी विल्मोर, जो 61 साल के हैं, वो पहले ही स्पेस में 178 दिन बिता चुके हैं। उनके साथ हैं पायलट सुनीता विलियम्स। 58 साल की सुनीता इससे पहले 322 दिन स्पेस में गुजार चुकी हैं और वो एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी हैं। इनका ये लंबा अनुभव ही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए नासा ने इन्हें चुना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइविंग द स्पेस स्टेशन। वहां इनका गुजारा आखिर हो कैसे रहा है? क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस कोई छोटा मोटा बंद डब्बा नहीं है जिसमें घुटन हो। ये करीब 350 फीट लंबा है। अगर अंदाजा लगाना हो तो एक 6 बेडरूम वाले बड़े से घर में जितनी जगह होती है ना, उससे भी ज्यादा लिविंग स्पेस वहां मौजूद है। वहां सोने की जगह, जिम्स, बाथरूम सब कुछ हैं, यानी फिजिकली रहने में कोई तकलीफ नहीं है। और वहां जिंदा रहने का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो तो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। ये टेक्नोलॉजी लगातार काम करती है। पहला स्टेप, ये सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स के पसीने, सांस की नमी और यहां तक कि यूरिन को भी कैप्चर कर लेता है। दूसरा स्टेप, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस और फिल्ट्रेशन के जरिए प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा स्टेप, ये सब रिसाइकल होकर बिल्कुल साफ पीने का पानी और फ्रेश ऑक्सीजन बन जाता है। तो रिसोर्सेज की वहां अचानक से कोई कमी नहीं होती। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बारी और सुनीता वहां बस बैठे बैठे अपना वक्त काट रहे हैं। वो अब आधिकारिक रूप से एक्सपीडिशन 71 और 72 के क्रू का हिस्सा बन गए हैं। वहां वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलकर स्पेस बॉटनी, माइक्रोग्रेविटी की वजह से आने वाली फ्लूइड शिफ्ट्स, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस की थेरेपीज पर काफी डीप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनका ये स्टे साइंस के लिए एक्चुअली काफी प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के अगले पड़ाव पर, एनाटॉमी ऑफ अ फेलियर। आखिर इस स्पेसक्राफ्ट में इंजीनियरिंग के लेवल पर क्या गलत हुआ? स्पेसक्राफ्ट बनाना वैसे भी कोई आसान काम तो है नहीं। एक सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जो बस स्पेस के किनारे तक जाके वापस आ जाता है, उसकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। पर स्टारलाइनर एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। इसे धरती का लगातार चक्कर लगाने के लिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार चाहिए होती है। ये इतना मैसिव इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसे अब तक सिर्फ स्पेसएक्स और 3 देशों की स्पेस एजेंसीज ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाई हैं। और इस जटिल इंजीनियरिंग में एरर्स कितनी तेजी से आते हैं, ये इस टाइमलाइन से समझिए। प्रॉब्लम्स लॉन्च वाले दिन नहीं, बल्कि उससे पहले ही शुरू हो गई थी। 6 मई को एक फॉल्टी प्रेशर वाल्व के कारण एटलस वी रॉकेट का लॉन्च रोकना पड़ा। फिर 1 जून को लॉन्च से ठीक 4 मिनट पहले कंप्यूटर सिस्टम ने पूरा प्रोसेस अबॉर्ट कर दिया। और आखिरकार जब 5 जून को लॉन्च हुआ तो उससे पहले और ठीक बाद में हीलियम लीक्स सामने आए। ये सब एक तरह से आने वाली बड़ी परेशानी का इशारा था। लेकिन सच में सबसे डरावना पल तब आया जब स्टारलाइनर को आईएसएस से डॉक होना था। डॉकिंग से कुछ ही घंटे पहले 28 में से 5 थ्रस्टर्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ये वो हिस्से हैं जो स्पेसक्राफ्ट को दिशा और कंट्रोल देते हैं। सोचिए, उस वक्त अंदर कितना तनाव रहा होगा। ऐसे में कमांडर विलमोर को तुरंत सब कुछ मैनुअल कंट्रोल पर लेना पड़ा और जमीन पर बैठे इंजीनियर्स के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने डॉकिंग पूरी की। बाद में जब इस कैप्सूल के इंजन को चलाकर हॉट फायर टेस्ट्स किए गए तो असली वजह सामने आई। पता चला कि कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर डायरेक्ट सनलाइट यानी सीधी धूप पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये थ्रस्टर्स हद से ज्यादा ओवरहीट हो रहे थे।
नासा के इंजीनियर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया जब सेफ्टी की बात हो तो इस फॉल्टी कैप्सूल में क्रू को वापस भेजना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। द कमर्शियल स्पेस रेस, प्राइवेट कंपनियों की इस होड़ में क्या चल रहा है? आपको शायद याद हो 2014 में नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए 2 मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। एक तरफ स्पेसएक्स को $2.6 बिलियन मिले, वहीं दूसरी तरफ बोइंग को $4.2 बिलियन मिले। बोइंग के पास ऑब्वियसली ज्यादा फंडिंग थी, पर आज की हकीकत क्या है? स्पेसएक्स नवंबर 2020 से लगातार अपनी क्रूड मिशंस सेफली भेज रहा है और बोइंग उतने भारी बजट के बावजूद उन्हें लगातार डिलेज का सामना करना पड़ा है और आज उनका कैप्सूल अंतरिक्ष में फंसा हुआ है। और इस पूरी क्राइसिस का सल्यूशन क्या निकला? एक बहुत ही आयरनी से भरा हुआ रेस्क्यू प्लान। नासा ने डिसाइड किया है कि बैरी और सुनीता को फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के जरिए वापस धरती पर लाया जाएगा। जी हाँ, स्पेसएक्स अपने कैप्सूल में 2 सीट्स खाली भेजेगा ताकि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली घर वापस लाया जा सके। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि स्टारलाइनर की ये प्रॉब्लम कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पहले भी दिसंबर 2019 में एक अनक्रूड टेस्ट सॉफ्टवेयर मिसकैलिब्रेशन की वजह से आईएसएस से डॉक नहीं हो पाया था। फिर मई 2022 में एक और टेस्ट सक्सेसफुल तो हुआ, पर उसमें भी थ्रस्टर ग्लिचेस देखे गए थे। और अब जून 2024 में सीधा एस्ट्रोनॉट्स ही फंस गए, यानी टेक्निकल स्ट्रगल्स का एक पूरा पैटर्न रहा है। तो आइए हमारे आखिरी और सबसे बड़े पहलू पर आते हैं, बोइंग सिस्टेमिक क्राइसिस। ये विफलताएं सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बोइंग के कमर्शियल एविएशन का फैक्चुअल रिकॉर्ड देखें तो वहां भी गंभीर समस्याएं हैं। 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गई। फिर 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के क्रैश के बाद पूरे 737 मैक्स फ्लीट को 20 महीने के लिए ग्राउंड करना पड़ा। और अभी जनवरी 2024 में क्या हुआ? अलास्का एयरलाइंस के एक 737 मैक्स प्लेन का तो दरवाजा ही हवा में उड़ गया। ये सभी अपने आप में बेहद कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स हैं। इन्वेस्टिगेशंस में इन डिजास्टर्स के जो रूट कॉजेज निकले वो सच में चिंताजनक थे। प्लेन्स में ग्लिची सॉफ्टवेयर पाया गया जो पायलट से कंट्रोल छीन रहा था। दरवाजों की चेकिंग हुई तो लूज बोल्ट्स और मिसिंग हार्डवेयर सामने आए। इस पूरे बवाल के बाद सीईओ को स्टेप डाउन करना पड़ा और यहाँ तक कि एक विसल ब्लोअर जो गवाही देने वाला था उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। चाहे स्पेसक्राफ्ट हो या एरोप्लेन, मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी में ये एक बड़ा सिस्टमिक इशू दिखाई दे रहा है। और इसी ध्यान खींचने वाले फैक्चुअल पैटर्न के साथ ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन अब प्राइवेट कंपनियों पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, तो तेजी से इनोवेशन लाने और प्रॉफिट कमाने की इस रेस में आखिर इंसानी जान और ह्यूमन सेफ्टी की इस कीमत को कैसे बैलेंस किया जाएगा? आगे के कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के फ्यूचर के लिए ये सच में सोचने वाला विषय है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरी स्थिति की एक क्लियर तस्वीर मिल गई होगी।